नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स की पुस्तक जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेषकर बात करें दोस्तों तो बीपीएससी 69वीं और इसके साथ साथ में शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में हम लोग बात करें तो यह पुस्तक जो है वो परीक्षा विशेषांक है, जिसमें कि बात करें तो जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स के तथ्य को समाहित किया गया है। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों तो बजट 2023-24 को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही 750 टॉप क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बात करें दोस्तों तो बिहार समसामयिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 15 सेट इसमें भी उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही बिहार बजट 2023-24 और इसके साथ साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 भी इसमें समग्र रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले इसके विषय सूची को दोस्तों देख ले इस पुस्तक को, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हम लोग इस पुस्तक में किस किस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पहले इसके विषय सूची को। इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें सबसे पहला ही अध्याय हम लोगों का है फटाफट 100.com। उसके बाद में बिहार के नवीन आंकड़े, फिर उसके बाद में पिछले एक वर्ष में बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी और उसमें जो भी सवाल पूछे गए थे बिहार करंट अफेयर से, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। इस तरीके से देखें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं और इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं। और अंत में बात करें दोस्तों तो इस पुस्तक के अंत में 15 सेट्स भी दिए गए हैं, जिसमें कि 50-50 प्रश्नों का सेट है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कवर करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग दोस्तों पहले अध्याय से शुरू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे फटाफट 100.com के बारे में। तो आइए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। तो इस तरीके से पहला ही अध्याय है दोस्तों हम लोगों का फटाफट 100.com, जो कि 9वां संस्करण है। और इसमें सबसे पहले टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से संबंधित होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहले टॉपिक को। तो इस तरीके से बात करें दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बारे में, तो पहला कह रहा है पॉइंट की पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा 17 जुलाई वर्ष 2023 ईस्वी को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है। दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जो 17 जुलाई 2023 ईस्वी में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया था, उसमें सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में देखने को मिली थी, जहां पर आबादी का लगभग 33.76% गरीबी आकलन की गई थी। इसके बाद में दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसलिंग गठित करने का फैसला किया। दोस्तों, पारा मेडिकल काउंसलिंग के बारे में बात करें तो इसको गठित करने का फैसला लिया है दोस्तों बिहार सरकार ने। इसके बाद में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, वह राज्य है बिहार। कहने का मतलब है कि बिहार राज्य जो है वो अपने राज्य में सभी दुधारू पशुओं को या सभी दुधारू पशुओं की बीमा कराने का निर्णय लिया है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है कि मई 2023 ईस्वी में किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है। वह नगर निगम है दोस्तों पटना नगर निगम, जो कि पहली डिजिटल करेंसी जारी करने का निर्णय लिया या जारी भी किया। इसके बाद में बात करें तो भारत का पहला एनटीपीसी अर्थात नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है। वह राज्य है दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन की भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। दोस्तों, इसकी आधारशिला रखी गई है पटना में। कहने का मतलब है कि पटना में ही भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है। वह राज्य है दोस्तों बिहार। इसके बाद में 8वां प्रश्न मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। वह राज्य है दोस्तों बिहार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न की किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। दोस्तों, वह राज्य है जाम्बिया। जाम्बिया देश है। कहने का मतलब है कि जाम्बिया देश की सरकार ने ही अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। अगला प्रश्न 10 नंबर की भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की। वह राज्य है दोस्तों बिहार। इसके बाद में अगला प्रश्न भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। दोस्तों, वन हेल्थ लैब के बारे में बात करें तो इसकी उद्घाटन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। अगला प्रश्न 12 नंबर की लड़कियों और महिलाओं के लिए
माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है दोस्तों बिहार राज्य। इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? दोस्तों वो पहली महिला साइकिलिस्ट बनी हुई है सविता महतो, जो कि बिहार की हैं। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है कि पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? दोस्तों वह राज्य है बिहार, जहां से सबसे अधिक महिलाएं पुलिस में अपना भागीदारी दे रही हैं। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? वह है दोस्तों बरौनी जिला बेगूसराय में। इसके बाद में अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बन करके तैयार हुआ है? वह हुआ है दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? दोस्तों इसको खोला गया है मुंगेर में, जबकि भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है कि गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जो कि गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? वह दोस्तों 411 मीटर की लंबाई है। इसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? दोस्तों बच्चों के लिए भारत का जो पहला कैंसर अस्पताल है वो पटना में ही बनेगा। इसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है कि काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? कहने का मतलब है कि काम की खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान है दोस्तों बिहार का, जबकि पहला पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके बाद भी 22 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? दोस्तों दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय की बात करें तो वैशाली बिहार में बनेगा। इसके बाद में भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की बात करें दोस्तों तो ये बन रहा है पटना में, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों वह राज्य है बिहार, जहां पर कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 25 नंबर, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है दीदारगंज पटना में। इसके बाद में हम लोग दोस्तों अगला पॉइंट को देखेंगे जो कि बिहार में प्रथम से संबंधित होगा। इससे संबंधित पहला प्रश्न और 100.com का कुल मिलाकर बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा? दोस्तों बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी की बात करें तो ये भागलपुर में खुलने वाला है, जबकि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है दोस्तों इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर का। अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला हुआ है? दोस्तों जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार का समस्तीपुर जो जिला है उसे प्रथम स्थान मिला हुआ है। इसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? दोस्तों बिहार का पहला जो वन्यजीव अस्पताल है उसे मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न है बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? दोस्तों वह गांव है बाबरचक गांव जो कि बांका का है। इसके बाद में अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल की बात करें तो इसका निर्माण पटना में किया जा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक की बात करें तो इसे मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। जबकि 33 नंबर प्रश्न है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? दोस्तों इसका निर्माण अर्थात बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण बिहार में हिसुआ नवादा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? वो चलाई गई दोस्तों अररिया जिला से लेकर के या अररिया जिला के बथनाहा से ही चलाई गई थी। अगला प्रश्न है बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों बिहार में पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो पटना से रांची के बीच में चली। इसके बाद में अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों इसे बिहटा पटना में स्थापित किया जा रहा है। जबकि 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों ये खोला जाएगा GPO पटना में।
अगला प्रश्न है पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? दोस्तों इसकी शुरुआत पटना में की जाएगी। अगला प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की जाएगी या किस जिले में शुरू की गई? दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स विधि से जो पत्तेदार सब्जियों की खेती की गई है, इसकी शुरुआत सबसे पहले नालंदा में की गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों इसकी स्थापना हाजीपुर वैशाली में की गई। जबकि 41 नंबर प्रश्न है बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? दोस्तों ये बनाया जा रहा है पटना में। अगला प्रश्न है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? दोस्तों वह राज्य है बिहार, जहाँ पर गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक है गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार। इसके बाद में अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन की बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? दोस्तों बिहार का वह जिला भागलपुर है, जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गरुड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? दोस्तों बिहार का पहला साइबर थाना खोला गया है पटना में। जबकि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? वह जिला है दोस्तों पूर्णिया जिला, जो कि अपने यहाँ हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ दिया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही के द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया दोस्तों लक्ष्मी झा के द्वारा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों पूर्णिया में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हित प्राधिकरण अर्थात NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया? वो दिया दोस्तों सोन नदी में। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन की बात करें तो इसकी उद्घाटन मोतीपुर मुजफ्फरपुर में किया गया है। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? दोस्तों बिहार दिवस 2023 का थीम रहा था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया टिकट या नया डाक टिकट जारी किया? वो किया दोस्तों मुजफ्फरपुर का शाही लीची के ऊपर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? वह दोस्तों बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? दोस्तों बिहार का जो पहला ऑक्सीजन पार्क है वो बिहार के थावे गोपालगंज में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? दोस्तों बिहार का वह जिला है पटना, जहां पर राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, वो है पटना। अगला प्रश्न है बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप अपनाया या ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? वह स्टेशन है दोस्तों पटना जंक्शन, जहां पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये बिहेटा पटना में खोला जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन की एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? वह दोस्तों लक्ष्मी झा और वो सहरसा की हैं। इसके बाद में 58 प्रश्न है दोस्तों, 100% अर्थात 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? वह जिला है दोस्तों अरवल जिला, जो कि अपने जिले में 100% अर्थात 100% हर घर जल या हर घर नल का पहुंचाने का बीड़ा उठाया और उसको पूरा किया। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? दोस्तों बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो इसे 1 जुलाई 2022 ईस्वी से बैन किया गया। जबकि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? दोस्तों बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की बात करें तो इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से। इसके बाद में अगला प्रश्न है 61 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? दोस्तों बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप होगा इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 ईस्वी तक। कहने का मतलब है तकरीबन 5 सालों का यह रोड मैप होगा। इसके बाद में 62 नंबर क्वेश्चन है कि
अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? वह दोस्तों पटना हवाई अड्डा, जो कि 5G सेवा उपलब्ध करवा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन की बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना जो है वो है गंगा जल आपूर्ति योजना। इसके बाद में अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? वह दिन है दोस्तों प्रत्येक शनिवार का दिन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? दोस्तों बिहार का जो सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है इसका लोकार्पण पटना शहर में किया गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन की बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? वो किया गया दोस्तों पूर्णिया जिले में। जबकि 67 नंबर प्रश्न के भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? दोस्तों भोजपुरी का जो पहला OTT ऐप है उसे चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 सीट है वो कहाँ बनवाया जा रहा है? दोस्तों वो बनवाया जा रहा है पटना में। इसके बाद में अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन की बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बन करके तैयार हो गया है? दोस्तों ये बना है दरभंगा में। अगला प्रश्न 70 नंबर क्वेश्चन की मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? दोस्तों मलबरी सिल्क की जो पहली कंपनी है वो बिहार में पूर्णिया में खोली गई। जबकि अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? वो बनाएगा दोस्तों फतुहा पटना में। कहने का मतलब है कि फतुहा पटना में ही राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन की बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? दोस्तों बिहार का जो पहला जैव विविधता पार्क है उसे अररिया में खोला गया। जबकि 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? दोस्तों बिहार का जो पहला ट्रैफिक पार्क है उसे पटना जिला में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 74 नंबर क्वेश्चन की बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का दूसरा व्याख्यान बनाया गया? दोस्तों वह जगह है जू सफारी राजगीर। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके बाद में 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ? वो हुआ है दोस्तों बिहार को। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? वह है दोस्तों नालंदा जिला, जो कि अपने जिले में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा को शुरू किया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 77 नंबर क्वेश्चन की बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होंगे वे मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन की अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? दोस्तों सबसे अधिक सरोवर का निर्माण कटिहार जिले में किया जाएगा। इसके बाद में बात करें दोस्तों 79 नंबर प्रश्न के बारे में, तो प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? दोस्तों बिहार का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसे जैतिया गांव पटना में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों इसकी शुरुआत बरौनी में की गई। अगला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन की बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? दोस्तों बिहार का जो पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र है उसे भागलपुर में खोला गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन की देसी नस्ल की गायों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? दोस्तों इसकी स्थापना होगी पटना में। अगला प्रश्न है 83 नंबर क्वेश्चन की बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? वो कराया गया दोस्तों अरवल पुलिस के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? वो धाम है दोस्तों सिमरिया धाम बेगूसराय की। इसके बाद में अगला प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन की बिहार में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ स्थापना की जाएगी? दोस्तों बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना डुमराव बक्सर में किया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं समृद्धि संस्थान या बात करें तो बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं समृद्धि या संपत्ति विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसकी उद्घाटन किया गया है कोइलवर भोजपुर में। अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन की
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों इसकी शुरुआत 15 सितंबर वर्ष 2022 ईस्वी को की गई। जबकि 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? दोस्तों बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम की बात करें तो इसका निर्माण गाया में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन की मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? दोस्तों मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की बात करें तो इसको लागू किया जाएगा वर्ष 2022-23 से लेकर के वर्ष 2026-27 तक। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अधिनियम चलाया जा रहा है? दोस्तों वह अधिनियम है ऑपरेशन प्रहार, और ऑपरेशन प्रहार के तहत ही शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले को गिरफ्तारी किया जा रहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन की गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? दोस्तों गंगा जल आपूर्ति के लिए या गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 151 किलोमीटर की। इसके बाद में अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न की हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? दोस्तों ये कराया जाएगा 135 लीटर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? दोस्तों इसको बनाया जा रहा है औरंगाबाद, पटना और दरभंगा तक। इसके बाद में अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन की बिहार का पहला एडवांस ड्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? दोस्तों इसका निर्माण किया गया है IGIMS पटना में। अगला प्रश्न 95 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल को जीता? वह खिलाड़ी है दोस्तों चंदन कुमार सिंह जो कि मुंगेर के हैं। इसके बाद में 96 नंबर प्रश्न की बिहार के किस स्टेशन का नाम बदल करके बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? वह स्टेशन है दोस्तों रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का ही नाम बदल करके अब बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? वह स्थल है दोस्तों बोधगया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची अर्थात 111 फीट ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? दोस्तों इसको स्थापित किया जाएगा सासाराम में। जबकि 99 नंबर प्रश्न है कि समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 ईस्वी को कहाँ से की? इसकी शुरुआत दोस्तों 4 जनवरी वर्ष 2023 ईस्वी को वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत हुई। जबकि इस टॉप 100 फटाफट इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें 100 नंबर प्रश्न और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों बिहार का पहला रिवर सफारी की बात करें तो इसकी शुरुआत दुर्गावती जलाशय में कैमूर से किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसके बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, दूसरा अध्याय है वो है बिहार के नवीन आंकड़े से संबंधित। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन कौन हैं? दोस्तों वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक जिले की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आता है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद में द्वितीय स्थान पर किशनगंज और फिर तृतीय स्थान पर है दोस्तों पूर्वी चंपारण। इसके बाद में वर्ष 2021-22 में सबसे कम वर्षा वाले जिला की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर आता है अरवल, जहाँ पर 850 मिलीमीटर बारिश होती है। उसके बाद में द्वितीय स्थान पर रोहतास है और तीसरी स्थान पर मुंगेर है। जबकि शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले की बात करें सितंबर 2022 तक तो उसमें प्रथम स्थान है दोस्तों पटना का, जहां पर 44.3% शहरीकरण हुआ है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर मुंगेर आता है और तीसरे स्थान पर नालंदा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि शहरीकरण सबसे कम वाले 3 जिले की बात करें तो उसमें दोस्तों पहले स्थान पर मधुबनी, दूसरे स्थान पर बांका और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी। अगला पॉइंट है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2020-21 में, या कहने का मतलब है कि 2020-21 में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर है पटना, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम की बात करें दोस्तों 2020-21 के अनुसार तो उसमें प्रथम स्थान पर शिवहर है, दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर दोस्तों सीतामढ़ी।
इसके बाद में एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले की बात करें, अर्थात नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई वाले 3 जिले की बात करें तो उसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर पटना है, दूसरे स्थान पर मधुबनी, जबकि तीसरे स्थान पर दोस्तों मुजफ्फरपुर। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले की बात करें 2022 सितंबर तक, तो उसमें पहला स्थान है दोस्तों शिवहर का, उसके बाद में शेखपुरा और तीसरे स्थान पर दोस्तों लखीसराय। अगला प्रश्न है एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले जो हैं वह है दोस्तों गया, दरभंगा और रोहतास। इसके बाद में एसएच की सबसे कम लंबाई वाले जो 3 जिले हैं उसके बारे में बात करें तो प्रथम स्थान है शिवहर का, दूसरे स्थान पर खगड़िया और तीसरा स्थान का दोस्तों इसमें जिक्र नहीं है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो आंकड़ा है दोस्तों वो है सितंबर 2022 तक के। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को। कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक बिजली का खपत वाले जिले कौन कौन से हैं। वे हैं दोस्तों प्रथम स्थान पर पटना है, द्वितीय स्थान पर गया और तृतीय स्थान पर है मुजफ्फरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले कौन है। वह है दोस्तों शिवहर, अरवल और शेखपुरा। इसके बाद में 2021-22 में चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले की बात करें तो प्रथम स्थान रोहतास है, जहां पर 9.93 लाख टन का उत्पादन हुआ है। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद है और तीसरे स्थान पर दोस्तों कैमूर। जबकि वर्ष 2021-22 में चावल के उत्पादकता में यानी शीर्ष 3 जिले की बात करें दोस्तों तो वे जो 3 जिले हैं वे हैं दोस्तों रोहतास, औरंगाबाद और अरवल। इसके बाद में वर्ष 2021-22 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले हैं दोस्तों, वे हैं प्रथम स्थान पर रोहतास, दूसरा कैमूर, तीसरा पश्चिमी चंपारण। जबकि वर्ष 2021-22 में गेहूं के उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरे स्थान पर खगड़िया और तीसरे स्थान पर है दोस्तों बेगूसराय। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर कटिहार आएगा, दूसरे स्थान पर पूर्णिया और तीसरे स्थान पर खगड़िया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में मक्का के उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर अररिया, दूसरे स्थान पर पूर्णिया और तीसरे स्थान पर कटिहार है। जबकि वर्ष 2021-22 में दलहन के उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले में है दोस्तों, पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद और तीसरे स्थान पर नालंदा है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में दलहन के उत्पादकता वाले शीर्ष 3 जिले की बात करें तो उसमें है पहले स्थान पर जहानाबाद, दूसरे स्थान पर वैशाली और तीसरे स्थान पर भोजपुर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 में गन्ना के उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, जो कि केवल अकेले मात्र 57% का गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर गोपालगंज का स्थान आता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, पहले स्थान पर नालंदा, दूसरे पर मुजफ्फरपुर और तीसरे पर रोहतास। जबकि वर्ष 2021-22 में ही आम का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है वो है पहले स्थान पर दरभंगा, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। जबकि वर्ष 2021-22 में केला का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है दोस्तों मधुबनी में, दूसरे स्थान पर वैशाली का स्थान रहा है और तीसरा स्थान रहा था दोस्तों मुजफ्फरपुर का। जबकि वर्ष 2021-22 में लीची के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर वैशाली। इसके बाद में वर्ष 2021-22 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना का रहा था, दूसरे स्थान पर नालंदा और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर का था। अगला जो है दोस्तों वो है वर्ष 2021-22 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला रहा था, प्रथम स्थान पर नालंदा, दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण और तीसरे स्थान पर पटना। जबकि वर्ष 2021-22 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला था दोस्तों नालंदा पहले स्थान पर, तो उसके बाद में पटना दूसरे स्थान और तीसरा स्थान प्राप्त था दोस्तों बेगूसराय को। इसके बाद में वर्ष 2021-22 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है दोस्तों प्रथम स्थान पर मधुबनी, दूसरे स्थान पर दरभंगा और तीसरे स्थान पर है दोस्तों पूर्वी चंपारण। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को, जो कि तीसरा टॉपिक हम लोगों का है। और ये तीसरा टॉपिक जो है दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक है कि पिछले एक वर्ष में जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उसमें बिहार करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका अवलोकन हम लोग करने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों बीपीएससी 68वीं के प्रीलिम्स में जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे और इस परीक्षा का जो आयोजन हुआ था वो था 12 फरवरी 2023 ईस्वी को। उसमें जितने भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? वो की गई दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5%। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर वर्ष 2021 ईस्वी को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। दोस्तों यह वर्ष 2015-16 में 1062 से बढ़ करके 2022-23 में ये कितना हो गया है दोस्तों, 2020-22 में ये कितना हो गया है, ये हो गया है 1090। 62 से बढ़ के हुआ है दोस्तों 90। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? दोस्तों वो रही है 2.5% की अर्थात 2.5% की। इसके बाद में चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? दोस्तों बिहार के अर्थव्यवस्था के मामले में जो सही है वो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर, उसके बाद में बिहार में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है और उसके बाद में बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें कि उनके वंशीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? दोस्तों उनका जन्म हुआ था भागलपुर शहर में। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? दोस्तों वो बनाया गया है कादिराबाग दरभंगा में। इसके बाद में अगला प्रश्न है 7 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वह है दोस्तों शिवहर जिला का। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा था? दोस्तों बिहार राज्य का स्कोर रहा था 100 में 52। इसके बाद में अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन के खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? वह खेल है दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग। 10 नंबर प्रश्न कि अगस्त 2022 में किसे भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग से सम्मानित किया गया? वह है दोस्तों मिथिला मखाना। कहने का मतलब है कि मिथिला मखाना को ही अगस्त 2022 में जीआई टैग संकेत प्राप्त हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? दो है दोस्तों इनमें से किसी को नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नवंबर वर्ष 2022 ईस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था बोधगया से। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन की पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर कितना प्रतिशत था जो कि बढ़ करके वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया? कहने का मतलब है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण स्तर जो है वह 11.3% था और जो वर्तमान में बढ़ करके अब 15.3% हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। वह दोस्तों सबसे पहले सिवान, उसके बाद में किशनगंज और फिर उसके बाद में मधेपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? वह है दोस्तों अनाज आधारित उद्योग। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है जो 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा का जो री एग्जाम हुआ था उससे संबंधित होगा और ये परीक्षा 30/9/2022 ईस्वी को आयोजित करवाई गई थी। इससे संबंधित पहला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 1 के साथ मिलान करिए। दोस्तों सूची 1 को सूची 1 के साथ यदि मिलान करें तो इसमें है दोस्तों बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों तात्कालिक समय में? फागू चौहान। उसके बाद में बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे दोस्तों श्री संजय करोल।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश रहे थे श्री संजय करोल। उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों श्री नीतीश कुमार। और अगले हो जाएंगे बिहार के मुख्य चुनावी अधिकारी, वे थे दोस्तों श्री HR श्रीनिवास। इस आधार पर देखें तो सही ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों बिहार में ऑपरेशन प्रहार की बात करें तो ये शराबबंदी से संबंधित है, जबकि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर टेप बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता। दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। वह जगह है दोस्तों भागलपुर। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन, किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। दोस्तों बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू करने वाले थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद में 6 नंबर प्रश्न है कि सुनंदिनी कार्यक्रम किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों सुनंदिनी कार्यक्रम की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है, जबकि बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन सम्मान से सम्मानित किया गया, इसके बारे में बात करें तो वे हैं दोस्तों दीप श्रेष्ठ। कहने का मतलब है कि दीप श्रेष्ठ को ही बिहार से 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में 8वां प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। दोस्तों वर्तमान समय में राज्य का जो शहरीकरण स्तर है वह है 15.3%। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन की बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके बारे में बात करें तो वे हैं मनोज तिवारी। जबकि 10 नंबर प्रश्न है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति अर्थात 251 मीटर की मूर्ति और इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। दोस्तों इसका निर्माण सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाने जाने वाला जो जिला है वह है भागलपुर। इसके बाद में 12वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। दोस्तों महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह है 51.50%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम को चुनिए। वह है दोस्तों नालंदा, मुंगेर, उसके बाद में पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। वह है दोस्तों 3.47% होने का अनुमान। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो कि बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का सही हिस्सा नहीं है। दोस्तों जो योजना का हिस्सा नहीं है वह है सभी के लिए वायुमार्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम को चुनिए। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में अवरोही क्रम में जिलों की बात करें तो वह है दोस्तों सबसे पहले नवादा, उसके बाद किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, उसके बाद में शिवहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। दोस्तों बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन रहा था कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि से या 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। यह कथन गलत था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न है वह है 67वीं BPSC प्रीलिम्स से जो कि 8/5/2022 को आयोजित की गई थी। कहने का मतलब है कि 8 मई 2022 को जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 67वीं BPSC प्रीलिम्स की, उसमें जो भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। वह बैंक है दोस्तों कृषि यंत्र बैंक। अगला प्रश्न है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था। दोस्तों 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान रहा था 0.574। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। वह है दोस्तों 22,511 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें बिहार को 4.12% का हिस्सा प्राप्त होगा।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। दोस्तों 15वें वित्त आयोग का जो सदस्य नहीं है वो है सुदीप्तो मुंडले। अगला प्रश्न है हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ा करके कितना कर दिया है। दोस्तों वर्तमान से बढ़ा करके 74% कर दिया है। इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। वो किया गया है दोस्तों 6.8% का। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। दोस्तों वह जिला है गोपालगंज, जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा आकलन किया गया कि वहां पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार से रश्मि कुमारी एक कौन है। वह है दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था। दोस्तों बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इसलिए दिया गया था कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ही दिया गया था। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। दोस्तों ये वर्ष 2006 ईस्वी में ही महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया गया था बिहार में पंचायत निकायों के संदर्भ में। इसके बाद में अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित है। वह दोस्तों कौशल एंड उद्यमिता विकास के ऊपर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 7 विभाग शामिल हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। वह जिला था दोस्तों खगड़िया जिला, जहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 ईस्वी में। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। दोस्तों बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जबकि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिला में स्थित है। इसके बाद में जो अगला है दोस्तों अगला प्रश्न है वो है बीपीएससी AAU-PT से संबंधित, जिसकी परीक्षा 20/8/2022 को आयोजित करवाई गई थी। इससे संबंधित पहला प्रश्न कह रहा है कि बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई कि 18 वर्ष की आयु होने तक। दोस्तों 18 वर्ष की आयु होने तक उसे 1500 रुपये की घोषणा की गई। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वह है दोस्तों बिहार मंडप को। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात MPI के अनुसार बिहार के गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है। दोस्तों बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत रहा है 51.91%। इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार की प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक को जीता था। दोस्तों उन्होंने स्वर्ण पदक जीता पैरा बैडमिंटन में। जबकि 5वां प्रश्न है कि बिहार दिवस 2022 का थीम है। दोस्तों बिहार दिवस 2022 का थीम रहा है जल जीवन हरियाली। जबकि 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी वर्ष 2022 ईस्वी को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, वह था एक PM गति शक्ति योजना पर आधारित। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही। दोस्तों उसमें कुल मिलाकर के 5 जो प्रतिभाएं हैं वो विजेता रहीं। अगला प्रश्न 8 नंबर कि बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों वो किया गया है आचार्य चंदना जी को। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। वो किया गया दोस्तों धीरज को। जबकि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है। वो बनाया जा रहा है दोस्तों पटना में।
10 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से वर्तमान में कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। दोस्तों सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करने वाले की बात करें तो वह है पूर्वोत्तरीय जलोढ़ का मैदान, जो कि सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे शिक्षित जिला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है। दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। जबकि इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। इसके बाद भी हम लोग का जो चौथा टॉपिक है वह है दोस्तों बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित। इसमें हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार का आने वाले दिनों में कौन कौन से लक्ष्य हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों एक तरफ विषय अर्थात किस विषय पे लक्ष्य है और फिर वो लक्ष्य किस वर्ष तक लक्षित है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला लक्ष्य है दोस्तों बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधे या पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसके लिए लक्षित वर्ष है 2023-24। कहने का मतलब है कि वर्ष 2023-24 तक ही बिहार वन विभाग एवं मनरेगा के तहत 3 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद में दूसरा लक्ष्य है कि बिहार का GSDP 15.24% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 तक। इसके बाद में अगला जो लक्ष्य है वह है दोस्तों राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य वर्ष 2023 तक रखा गया है। जबकि बिजली खपत का 10% और सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य, कहने का मतलब है बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 तक। जबकि अगला लक्ष्य है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 तक। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है सितंबर 2024 तक। जबकि बिहार के 7000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। उसके बाद में बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष मार्च 2025 तक। जबकि बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। इसके बाद में अगला जो लक्ष्य है वो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा है वर्ष 2025 तक। जबकि टीबी को पूर्ण तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। इसके बाद में हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2023 तक। जबकि एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 ईस्वी तक। दोस्तों सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। जबकि बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 ईस्वी तक। इसके बाद में जो अगला लक्ष्य है वो है दोस्तों 7% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों बिहार के द्वारा वर्ष 2030 ईस्वी तक। इसके बाद में अगला जो लक्ष्य है वह है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों वर्ष 2035 ईस्वी तक। जबकि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है वर्ष 2040 ईस्वी तक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद में हम लोग का 5वां जो टॉपिक है वह है दोस्तों बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हुए व्यक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जबकि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हैं दोस्तों नीतीश कुमार। उसके बाद में उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। जबकि अगला है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह है दोस्तों न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। जबकि विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में कौन है, वे हैं दोस्तों अवध बिहारी चौधरी। जबकि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं महेश्वरी हजारी। उसके बाद में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं दोस्तों विजय कुमार सिन्हा। इसके बाद में विधान परिषद के 12वें सभापति के रूप में कौन है, तो दोस्तों विधान परिषद के 12वें सभापति के रूप में हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अगले हैं दोस्तों विधान परिषद के उपसभापति। दोस्तों विधान परिषद के उपसभापति के रूप में कौन है, वे हैं रामचंद्र पूर्वी। जबकि
जबकि विधान परिषद के नेता या विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता कौन है, तो वे है दोस्तों सम्राट चौधरी। जबकि मुख्य सचिव के पद पर है अमीर सुबहानी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। उसके बाद में बिहार के महाधिवक्ता कौन है दोस्तों, तो बिहार के महाधिवक्ता हैं पीके शाही। जबकि पुलिस महानिदेशक अर्थात बिहार के डीजीपी हैं दोस्तों वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी, जिसे कि RS भट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं HR श्रीनिवास। जबकि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। इसके बाद में राज्य के अन्य सूचना आयुक्त की बात करें तो राज्य के अन्य सूचना आयुक्त हैं त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी। जबकि लोकायुक्त है न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। इसके बाद में महालेखाकार कौन है दोस्तों, तो महालेखाकार हैं विशाल संबल। जबकि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं अतुल प्रसाद। इसके बाद में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं विनोद कुमार सिन्हा और बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं संजय कुमार। इसके बाद में बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं शंभू कुमार सुमन। जबकि बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं तारकिशोर प्रसाद। इसके बाद में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है दोस्तों, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के पद पर हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। जबकि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि बिहार वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बारे में बात करें तो दोस्तों उसमें शामिल है पशुपति कुमार पारस और इन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। जबकि बिहार के ही कैबिनेट मंत्री में शामिल है गिरिराज सिंह, इनको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया है। जबकि RK सिंह जो हैं वो भी बिहार के ही हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पर है और कैबिनेट मंत्री में इन्हें बनाया गया है दोस्तों विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का पद संभाले हुए हैं। इसके बाद में राज्य मंत्री की बात करें दोस्तों तो राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे हैं जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन से संबंधित पद इनके पास है। उसके बाद में नित्यानंद राय की बात करें तो नित्यानंद राय हैं दोस्तों ये हैं गृह मंत्रालय को संभाले हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद भी हम लोग का जो छठा टॉपिक है दोस्तों, छठा अध्याय है, वह है बिहार से संबंधित पुरस्कार के बारे में। इससे संबंधित बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें तो पहला जो पॉइंट है वह है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा फरवरी 2023 में बिहार की 6 हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और वे हैं दोस्तों कुमुद झा दीवान, ये ठुमरी गायिका हैं और इनको वर्ष 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। जबकि दूसरे व्यक्ति हैं नीलेश्वर मिश्र और ये वरिष्ठ अभिनेता हैं और इन्हें वर्ष 2021 के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में रंजना झा जो कि एक लोक गायिका हैं, इनको 2020 के लिए दिया गया। जबकि मिथिलेश राय जो हैं वह है दोस्तों वरिष्ठ नाट्य निर्देशक, इनको वर्ष 2020 के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों ऋषिकेश सुलभ जो कि नाटककार और रंगकर्मी रहे हैं, इनको वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद में दोस्तों अगले व्यक्ति हैं पंडित प्रेम कुमार बल्लिक जो कि वरिष्ठ ध्रुपद गायक रहे हैं और इनको वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोट कह रहा है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए कुल मिलाकर के 128 कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया या इस कलाकारों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। उसके बाद में बात करें तो ऋषिकेश सुलभ जो कि सिवान से हैं और इनको ही कथाक्रम सम्मान 2022 भी प्रदान किया गया है। इसके बाद में जो अगला सम्मान है वो है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 के बारे में बात करें तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों गायत्री कुमारी को जो कि बिहार की ANM वर्कर रही हैं। नोट कह रहा है कि 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों या ANM वर्कर्स को 2022 और 23 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया और इस लिस्ट में बिहार की इकलौती महिला रही हैं जिसका नाम है दोस्तों गायत्री कुमारी। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो अगला पुरस्कार है वह है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। इसमें बात करें दोस्तों तो बिहार से एक व्यक्ति को मिला हुआ है जिसका नाम है बबीता गुप्ता और ये सीहो मुजफ्फरपुर से इनका संबंध रहता है।
बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बबीता गुप्ता को यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उसके बाद में जल जीवन मिशन एवं नेशनल वाटर मिशन योजना में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ही प्रदान किया। इसके बाद में जो अगला पुरस्कार है वह है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। दोस्तों 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले हैं डॉक्टर माधव हाड़ा। दोस्तों डॉक्टर माधव हाड़ा के बारे में बात करें तो इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है पंचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए ही दिया गया। और 31वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है दोस्तों मधु कंकरिया को, इनका पुस्तक रहा है हम यहाँ थे। जबकि बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये 32वां और 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। इसके बाद में जो अगला पुरस्कार है वह है दोस्तों अटल काव्य रत्न सम्मान 2022। अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 की बात करें तो ये प्रदान किया गया है हिमकर श्याम को, जो कि सारण से संबंध रखते हैं या सारण जिला के हैं। यह है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया। और इनकी बहुचर्चित जो किताब है वह है दोस्तों युद्धरत हूँ मैं। इसके बाद में जो अगला सम्मान है वह है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार को प्राप्त करने वाली रही हैं दोस्तों मैथिली ठाकुर, जो कि मधुबनी जिले की हैं। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। जबकि अगला पुरस्कार है दोस्तों विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों प्रोफेसर अरुण कुमार झा, जो कि मधुबनी के प्रोफेसर रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पुरस्कार है दोस्तों साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। और 2023 में यह पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी, जो कि मधुबनी के हैं। और इनका कविता संग्रह है ओल कतरा झोल कतरा। इसके लिए ही 2023 ईस्वी में मैथिली भाषा के लिए अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया। जबकि 2022 में बात करें तो उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली सिवान को दिया गया, जिनका कविता संग्रह है हौसलों की उड़ान। और उसके बाद में मैथिली भाषा के लिए दिया गया दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र झा, जो कि मधुबनी के हैं, और इनका कहानी का संग्रह है उड़न छू। इसके बाद में अगला जो अवार्ड है वह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए नामित हुआ है दोस्तों धीरज कुमार, जो कि बेतिया के हैं, और ये वीरता के लिए। उसके बाद में पल साक्षी, जो कि छपरा के हैं, और ये सामाजिक सेवा के लिए दिया गया। इसके बाद में जो अगला पुरस्कार है वह है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले हैं सौरभ सुमन, जो कि लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक रहे हैं। और उसके बाद में निशा कुमारी को भी मिला हुआ है, और ये महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखरूपुर पटना की शिक्षिका रही हैं। दोस्तों 5 सितंबर 2022 ईस्वी को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इसके बाद में जो अगला अवार्ड है वह है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को, जो कि मधुबनी के हैं, और इनका पुस्तक का नाम है पेन ड्राइव में पृथ्वी। उसके बाद में हिंदी भाषा के लिए दिया गया है दोस्तों बद्री नारायण को, और जो कि भोजपुर के हैं, और इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। दोस्तों नोट कह रहा है कि वर्ष 2021 में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। जबकि इसके बाद में अगला पुरस्कार है वो है दोस्तों साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022। और ये मैथिली भाषा में दिया गया है दोस्तों डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को, जो कि अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद किए थे। इसके बाद में अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। और ये भी मैथिली भाषा में दिया गया था नव कृष्ण एहिक को, जो कि इनका काव्य संग्रह रहा था खुरचन भाई कछमच्छी। इसके बाद में जो अगला पुरस्कार है वह है दोस्तों साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022। और ये मैथिली भाषा में दिया गया है डॉक्टर उदय नाथ झा को, जो कि IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली अभियान को नई दिल्ली में आयोजित 20वें SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया।
जबकि दूसरा पॉइंट है कि बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर निर्मित गयाजी डैम को नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। दोस्तों, ये दोनों योजनाओं का चयन जो है वो जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के श्रेणी में किया गया है, जबकि पटना से सटे बसौड़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पंचायती राज्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अगला पॉइंट है कि नई दिल्ली में आयोजित 29वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को CLTS अर्थात चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद में कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा अरुणेश कुमार को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया गया और अरुणेश ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया की मदद से कई लोगों तक ब्लड पहुंचाया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि बिहार के श्री अशोक कुमार तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जबकि बिहार पुलिस के 2 जवानों विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है दोस्तों बिहार में जन्मी CRPF कमांडेंट करुणा राय के शानदार काम को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। जबकि अगला जो पॉइंट है वह है दोस्तों प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगकर्मी नाटककार राजेश कुमार को नाटक निःशब्द के लिए पहला मोहन राकेश सम्मान देने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद के हैं, उनको प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने के आविष्कार के लिए दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों बक्सर जिले के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लंबे समय तक कार्य करने और शोधपरक हिंदी पुस्तक लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि लेखक डॉक्टर तारानाथ वियोगी को जन कवि नागार्जुन समृद्धि सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा, जबकि बिहार के खगड़िया जिला के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजर्ट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि गया जिले के DM त्यागराजन को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, जबकि गया नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ को राजनीति व समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्यों को लेकर के मुंबई में नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मिथिला पेंटिंग की मशहूर कलाकार विभा लाल को उसकी कृति कृष्ण लीला के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित NTPC लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट को। इसके बाद में दोस्तों हम लोग का जो 7वां टॉपिक है, 7वां अध्याय है, वह है पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। कहने का मतलब है कि बिहार से संबंधित पद्म पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार के कुल मिलाकर के 3 व्यक्ति शामिल हैं। इसमें पद्म श्री 2023 के बारे में बात करें दोस्तों तो पद्म श्री 2023 को प्राप्त करने वाले हैं श्री अनंत कुमार जो कि पटना के हैं और ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और वर्ष 2002 में ये सुपर 30 की स्थापना की थी। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति रहे हैं सुश्री सुभद्रा देवी जो कि मधुबनी की रही हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया जो कि पेपर मेसी आर्ट्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उसके बाद में तीसरे व्यक्ति रहे हैं श्री कपिल देव प्रसाद जो कि नालंदा के हैं और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और ये 52 बूटी कला से संबंधित है।
इसके बाद में जो पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें, पद्म पुरस्कार 2022, तो वर्ष 2022 के लिए कुल मिलाकर के 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से बिहार के केवल 2 व्यक्ति को ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वो पद्म श्री 2022 के बारे में बात करें तो पहले व्यक्ति रहे हैं दोस्तों आचार्य चंदना जी, जो कि सामाजिक कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और ये राजगीर विरायतन के संस्थापक हैं। जबकि दूसरे व्यक्ति हैं श्री सैबाल गुप्ता, इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI की स्थापना के मुख्य भूमिका में रहे थे। इसके बाद में पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो वर्ष 2021 के लिए कुल मिलाकर के 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें बिहार के कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति शामिल थे। पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो दोस्तों रामविलास पासवान को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हैं। इसके बाद में पद्म श्री 2021 के बारे में बात करें तो पद्म श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित व्यक्ति हैं श्रीमती दुलारी देवी, जो कि कला के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। जबकि श्री रामचंद्र माझी को कला के क्षेत्र में ये भोजपुरी लोक नर्तक हैं, उनके लिए उन्हें पद्म श्री दिया गया। इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्म श्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। जबकि साहित्य और शिक्षा गोवा की पहली महिला राज्यपाल रहने वाली श्रीमती मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया और इनकी प्रमुख कृति रही है घरपास ज्यों मेहंदी। इसके बाद में दोस्तों अपने सेशन को आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, फिर हम लोग आगे अगले सेशन में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बचे हुए टॉपिक को हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।